सही, ठीक है। तो आप फायरबेस पे आएंगे और यहाँ ऊपर आपके पास कंसोल आ रहा होगा, firebase.com पे जब आप आएंगे ये गो टू कंसोल का बटन आ रहा होगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, लॉगिन मांगेगा, लॉगिन कर लेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी सामने। इसमें ये आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने को बोलेगा, सही है ना। तो प्रोजेक्ट उसकी बात करना है वो मसला नहीं, आप पहले से भी कर सकते हैं, पहले से भी कर सकते हैं। लेकिन आप असल में देखें उनके जब हम स्टेप्स पे आते हैं ना, तो ये आपको बोल रहा है कि आप गूगल services.json की फाइल प्लेस करो, यानी कि आप इसको डाउनलोड कर लो पहले, ठीक है। तो अब ये फाइल कहाँ से मिलेगी, ये फाइल आपको फायरबेस से मिलेगी। जब आप अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, नहीं, जब आप यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट बना के प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर एंड्रॉइड ऐड करेंगे, फिर आपको मिलेगी जेसन की फाइल, सही है। अच्छा, इस अकाउंट पे तो मेरे पास प्रोजेक्ट एक्सीड हो गए, तो मैं दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ, तो इसका नहीं। मैक्सिमम कितने बना सकते हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है, भूल गया मैं। कोई 7-8 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, 10 बना सकते हैं। कितने? हाँ 1 GB। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी बिल्कुल। जी जी, चैनक के पास बड़ी सी बिल्डिंग, यहाँ पे आप चेत वाली गली के अंदर आएंगे ना, तो पहली वाली बिल्डिंग का जो एंट्रेंस है ना, उसको छोड़ के अगली वाली एंट्रेंस से एंटर हो। कस्टम मंडी भी है, अच्छा। उसमें नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। आप जहाँ खड़े हुए ना इस वक्त, वहीं पे आप देखें, आपके सामने बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग के आगे थोड़ा सा एरिया, तो वो है, यानी कि आप बिल्डिंग के अंदर जैसे ही एंटर होंगे ना, सामने लिखा हुआ आएगा, आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं, जिस तरीके से लिखा हुआ। आप ये फ्लोर कौन सा है? थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पे आप, ठीक। ओके, अच्छा, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, F1 रख देते हैं फिलहाल ऐसे ही। देखें, नहीं नहीं, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा। देखें, फायरबेस ने किस तरीके से सेटअप किया हुआ है, आपका प्रोजेक्ट एक होगा, प्लेटफॉर्म डिफरेंट होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ही डेटाबेस आपने फायरबेस से बनाई है, आप वही डेटाबेस वेब पे भी यूज कर रहे हैं, वही एंड्रॉइड पे भी यूज करना चाह रहे हैं, वही हार्डवेयर पे यूज करना चाह रहे हैं, इस तरीके से। तो इसलिए हमें इसके लिए ये सेटअप रखा हुआ है कि आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर प्लेटफॉर्म रखते हैं, सही है ना। तो आपका प्रोजेक्ट का स्कोप होगा, उसके अंदर फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म होंगे, अगर उसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज होंगे, सही है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कुछ भी रखो। ठीक है ना। अब ये आपको बोलेगा कि आप iOS, एंड्रॉयड या वेब को ऐड कर लो, ठीक है। तो मैं एंड्रॉयड को ऐड करता हूँ। अब यहाँ ये पूछेगा आपसे आपका पैकेज नेम एप्लीकेशन का, ये बस सही है ना। अब पैकेज नेम आपको कहाँ से मिलेगा, एंड्रॉयड के आप फोल्डर में आएंगे, ऐप के फोल्डर में आएंगे, बहुत छोटा दिख रहा होगा लेकिन चलो, ये रहा, ऐप के फोल्डर में आएंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे build.gradle, तो ये build.gradle आपने खोल ली।
अच्छा, ये काफ़ी सारी जगह से आपको आपका पैकेज नेम मालूम हो सकता है, लेकिन उसमें से एक प्लेस ये है ना, तो आपको और भी कोई तरीका मिले तो वहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि मैनिफेस्ट क्लासेस सब जगह ये लिखा होगा। ये आपकी ऐप की आईडी पड़ी हुई है, मैं इसको जूम कर दूँ थोड़ा सा, ये देखें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, ये पड़ी है एप्लीकेशन आईडी, ठीक है ना, ये कॉपी कर लेते हैं, com.fm, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। सही, आपका पैक ऐप का नेम आप ऑप्शनल है कि आप देना चाहेंगे या नहीं देना चाह रहे हैं, वैसे दे दो। अच्छा, ये की उस वक्त आप यहाँ पे देंगे जब आप रिलीज वर्जन के ऊपर फायरबेस अप्लाई कर रहे होंगे, यानी कि जब आप रिलीज एपीके निकालते हैं ना, तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, तो सर्टिफिकेट के अगेंस्ट आपको ये SHA-1 फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, एक कोड होता है लंबा सा, इस फॉर्मेट का होता है, सही है ना, तो वो आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ, सही है ना, फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, मसला नहीं है। ये रही, ये आ गूगल सर्विसेज डॉट दिस, ठीक है, अब इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लिया। अब काफ़ी सारी पड़ी हुई होंगी तो उसका नाम उसे चेंज कर दिया, इसको पहले पेस्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के फोल्डर में। ये अब इनकी डॉक्स पे आ जाते हैं, ये आपको बताएगा, आपको अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में, एंड्रॉयड के फोल्डर में, ऐप के फोल्डर में, यहाँ आपको अपनी फाइल प्लेस करनी है, ठीक है ना। अब इसी ये आपको यहाँ पे भी मेंशन हुआ है, ये देखें ऐप के फोल्डर में यहाँ प्लेस करनी है, प्रोजेक्ट का फोल्डर, ऐप का फोल्डर यहाँ प्लेस, सही है ना, तो कहीं से भी फॉलो करें एक ही बात। इसको हम खोल लेते हैं एक्सप्लोरर में, ताकि आप लोगों के लिए दिख जाए, इसके साथ आज कुछ मसला है, सही है। ये F1 खोल लिया, एंड्रॉयड खोल लिया, ऐप खोल लिया, यहाँ आपको प्लेस करनी है, ये प्लेस कर दिया। अच्छा, इसका नाम गूगल सर्विसेज डॉट जेसन ही होना चाहिए, लाजमी है, सही है ना, क्योंकि फायरबेस की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत सारी डाउनलोड हुई है, मैं अक्सर डाउनलोड कर रहा होता हूँ, तो इसलिए वो इसने इसका नाम चेंज कर दिया, ये सेट हो गया। अब हमें अपने एंड्रॉयड के बिल्ड और गेरल के अंदर की डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ठीक है ना, ये स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हुए जा रहे होंगे, इसको देख लेते हैं। तो हम अपने एंड्रॉयड के बिल्ड डॉट गेरल में आ जाते हैं, ये ठीक है, ये com.google.gms, ये हम ऐड कर दें यहाँ पे, सही। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, अप्लाई प्लगइन, ये हमें करना है, इन योर ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल एट द ग्रेडल प्लगइन एट द वेरी बॉटम ऑफ द फाइल, सही है ना, तो हमें ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है, यहाँ पे 2 बिल्ड डॉट ग्रेडल होते हैं एंड्रॉयड में, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। कभी भी आपको बिल्ड डॉट ग्रेडल अगर कहीं पे डिपेंडेंसी डालने का बोल रहा हो किसी भी लाइब्रेरी के अंदर, तो यहाँ 2 बिल्ड डॉट ग्रेडल होते हैं, एक बिल्ड डॉट ग्रेडल होता है सीधे एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर, ये देखिए, ये पढ़िए, ठीक है, हाँ रूट पे, सही है ना, और एक बिल्ड डॉट ग्रेडल होता है ऐप के अंदर, जो आपकी डिपेंडेंसी होती है ना, जो आपकी ऐप लेवल डिपेंडेंसी होती है, वो आप इस बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर हैंडल करते हैं, जो आपकी प्रोजेक्ट लेवल डिपेंडेंसीज होती हैं वो आप इस रूट वाले बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर हैंडल करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बिल्ड डॉट ग्रेडल को ओपन कर लूँ ऐप वाले, अब ये हमें बॉटम में प्लेस करना है इसका, ठीक है, ये आ गया बिल्कुल बॉटम में, यहाँ प्लेस कर दिया, सही। अब हमें RN फायरबेस को लिंक करना है, RN फायरबेस बेसिकली इनकी लाइब्रेरी का नेम रखा है इन्होंने,
अब हमें android/settings.gradle ओपन करनी है और उसके अंदर ये ऐड करना है। ये कर क्या रहा है, ये देखें, ये आपके प्रोजेक्ट के साथ एक और प्रोजेक्ट को लिंक कर देगा जो आपके नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में रखा, ये नोड मॉड्यूल /react-native5s/android। सही है ना, ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जब एरर्स होंगे ना बिल्ड टाइम पे, तो उनको आप डीबग करने के लिए इसी पाथ को यूज करेंगे। सही है ना, तो यहाँ कर क्या रहा है इसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये कर ये रहा है जो आपने अभी हमने npm से इंस्टॉल की ना फाइरबेस की लाइब्रेरी, ये उसी फाइरबेस की लाइब्रेरी का पाथ मेंशन कर रहा है एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट के अंदर। जब आप अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कराएंगे तो ये उसको भी साथ साथ बिल्ड करेगा, ये अलग से इंस्टॉल करेगा। जब हम नेटिव प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, यानी कि रिएक्ट नेटिव का जब इनिशियली बनाता है तो उस वक्त नहीं होती है रिएक्ट इंस्टॉल, ये अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है। आपने रिएक्ट नेटिव फाइरबेस लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दिए। अब हम settings.gradle में आ जाते हैं। पैकेज और जेसन के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है, जब हम npm इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अच्छा ये आ गया, इसके हम एंड में ये पेस्ट करें, ठीक है। ये देखें ना जिस तरीके से इसने हमारी ऐप के फोल्डर को इंक्लूड किया हुआ है, ये इसने ऐप के फोल्डर का असल में पाथ मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से रिएक्ट नेटिव फायरबेस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, ये settings.gradle में, ये इसने यहाँ मेंशन किया ना android/settings.gradle में, यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। ये इंक्लूड हो गया। अब एट दी एंड हमें अपनी वापस app.build.gradle में आना है और वहाँ हमें ये पेस्ट करनी है डिपेंडेंसी फाइरबेस। अच्छा इसमें से ये डिपेंडेंसी ऑप्शन है कि हमें इसमें से कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है ना। मतलब आप कोई यूज़ कर रहे हो कोई यूज़ ना कर रहे हो, बट आप सारी सर्विस तो यूज़ नहीं कर रहे होंगे, सही है। तो हम इनको पहले कॉपी करते हैं, फिर इसमें से रिमूव कर लेंगे जो हमें रिमूव करनी है। तो ये अच्छा अब यहाँ ऐप लेवल build.gradle के अंदर आते हैं, ठीक है ना, app/build.gradle, और यहाँ पे डिपेंडेंसीज आ रहा है ना, ये इसके अंदर हमें इसको ऐड करना है यहाँ, ठीक है ना। ये देखिए इसने मेंशन भी किया हुआ डिपेंडेंसी। अच्छा इसका इस तरीके से मेंशन करने का ये मतलब नहीं होता कि आप जाके डिपेंडेंसी को रिप्लेस कर दें। अगर आपने रिप्लेस किया तो आपका प्रोजेक्ट चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें रिएक्ट नेटिव की डिपेंडेंसीज इंजेक्ट हुई है वो रिमूव हो जाएंगी, सही है ना। तो क्लासेस नहीं मिलेंगी उसको, ठीक है। ये हमने सारी पेस्ट कर दी। अच्छा इसमें हम स्टोरेज रहने देते हैं, मैसेजिंग हटा देते हैं, क्रैश कॉन्फ़िग ऑथ रहने देते हैं, ऐड हटा, ठीक है। क्या चीजें थी वो और डेटाबेस ऑथ है साइन इन वगैरह के लिए, जैसे हम साइन इन के लिए ईमेल पासवर्ड यूज़ कर रहे होंगे, हमारा साइन इन का जो पूरा सेशन चल रहा होगा, लोकल स्टोर हो रहा होगा ना, देखो हम साइन इन करते हैं दोबारा जब हम ऐप खोलते हैं साइन इन नहीं मांगता, तो वो सारी चीज़ें जो हैंडल हो रही होती है वो ऑथ में हो रही होती है। आप ऑथेंटिकेशन हैंडल करते हैं आप, सही है ना। ये मैं दिखाता हूँ अभी आपको फाइबर्स के कंसोल में भी दिखाता हूँ कौन चीज़ कहाँ पर होती है। और डेटाबेस में कुछ डेटा स्टोर करेंगे वो तो आपको पता है, सिंपल टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, इमेजेस नहीं, सिंपल टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। स्टोरेज में हम फाइल स्टोर करेंगे, यानी कि इमेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब हम कोई फाइल अपलोड करते हैं तो उस फाइल के कॉल बैक में जब वो फाइल अपलोड कंप्लीट हो जाता है तो उसके कॉल बैक में हमें एक यूआरएल मिलता है, उस यूआरएल को हम डेटाबेस में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम एट द एंड टेक्स्ट ही स्टोर कर रहे हो, इमेज नहीं स्टोर कर रहे हो, ये भी सही होगा। ये हो गया। अब इसके बाद हमें एट द एंड अपने प्रोजेक्ट लेवल यानी कि एंड्रॉयड के फोल्डर में जो build.gradle है उसमें ये रिपोजिटरी मैविन की ऐड करनी है, क्योंकि उसका बेसिकली लिंक यहाँ से हुआ हुआ है, डिपेंडेंसी है।
तो हम वापस से अपनी एंड्रॉयड की build.gradle में आ जाते हैं, ठीक है। डाउनलोड हुई है, लेकिन उनके अंदर जो इंटरनल डिपेंडेंसीज है ना, उनको रिजॉल्व करने के लिए हम ये ऐड कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन डाउनलोड करेगा, तो हम उसको सिंक कराएंगे, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है। एक बार अगर मैं ऑफलाइन या मतलब मेरे मोबाइल में नेट नहीं चल रहा, मेरी फायरबेस पे ऐप बनेगी, जी जी चलेगी नहीं चलेगी, ऑफलाइन चलेगी। वो उसकी डिपेंडेंसी उसकी देखें, फायरबेस की ऑफलाइन है उस वक्त चलेगी जब आपने उसकी रेजिस्टेंस ऑन करी होगी, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस का ऑप्शन है, उसको आप सिर्फ ट्रू कर देंगे तो जो भी वो डेटा सिंक करके लेके आता है ना, आपके पास स्टोर हो जाएगा, सही है ना। अब अगर आप ऑफलाइन हैं और आपने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, तो ऑनलाइन तो है नहीं आप, सही है, तो आपकी लोकल डेटाबेस में उसको स्टोर कर देगा, जैसे ही आप ऑनलाइन जाएंगे ना, वो उसको ऑटोमेटिकली सिंक कर देगा, ठीक है ना, तो वो खुद से उस चीज़ को मैनेज करेगा, लेकिन उस ऑप्शन को आपने ऑन करना होगा, वो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। देखें, डिपेंडेंसीज रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि डिपेंडेंसी जहाँ पे होस्ट हुई भी होती है ना, जैसे पता है कहीं ना कहीं से तो आ रही होती है, अब उसने अपने पीसी में तो नहीं रखी होंगी, कहीं ना कहीं सर्वर पे रखी होंगी, तो जिन सर्वर्स पे डिपेंडेंसी उसकी पड़ी हुई है ना, उनको रिजॉल्व करने के लिए उसको एक पाथ चाहिए होता है कि कहाँ कहाँ पे डिपेंडेंसी सर्च करनी है, तो ये ना, क्योंकि जब आप डिपेंडेंसी को मेंशन करते हैं ना build.gradle में, तो वो डिपेंडेंसी को जाके सर्च करता है इन रिपोजिटरीज में, सही है ना। तो अगर उसको यहाँ यूआरएल नहीं मिलेगा तो उसको डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी, डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी तो आपकी प्रोजेक्ट बिल्ड फेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं, अब हमें अपनी जावा की क्लासेस के अंदर कुछ कोड चेंज करना होगा, ठीक है ना, ये कुछ कोड ऐड करना होगा, बेसिकली चेंज तो नहीं करना होगा। अब आ जाते हैं ऐप के अंदर, यानी कि एंड्रॉयड में। मैं आपको एक्चुअल बात यहाँ दिखा देता हूँ, ये ऐप का फोल्डर, इसमें एंड्रॉयड का फोल्डर, ऐप, एसआरसी, मेन, जावा, कॉम, F1, और ये आपकी दो फाइल आपकी जावा, सही। इसमें से मैं एप्लीकेशन वाली फाइल को फिलहाल यहाँ ओपन कर लेता हूँ, मेन एप्लीकेशन चलता, ये वो फाइल है जहाँ से आपकी ऐप स्टार्ट होती है, सही है, एंड्रॉयड वाली। अच्छा, अब हमें रिक्वायर्ड पैकेज पहले इंपोर्ट करना है, ये देखिए इन्होंने मेंशन किया हुआ रिक्वायर्ड पैकेज, ठीक है ना, इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद करें इसके पहले करें इतना कोई मसला नहीं है, तो इसके ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑप्शनल पैकेजेस इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, ऑथ, डेटाबेस और स्टोरेज, तो डेटाबेस तो ये मिल गया हमें, ठीक है, ये हम इसके बाद ऐड कर देते हैं, इसका असल में ये जावा का आईडी ही नहीं है ना, जिस वजह से ये इंडेंटेशन भी अपने हिसाब से लगा, उसको आइडिया नहीं है किस चीज़ का कोड खुला हुआ है। फायरबेस स्टोरेज ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम जावा की क्लासेस इंपोर्ट करें, इसका जावास्क्रिप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल, ये हम अपने एंड्रॉयड के जो नेटिव प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज है उनको सेट कर रहे हैं यहाँ पे अभी से, ठीक है। और हमें ऑथ इंपोर्ट करनी है, ये रही ऑथ, ये हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, अब यहाँ हमें इन पैकेजेस को इनिशियलाइज कराना है, सही है। सबसे पहले तो हमें बेस पैकेज को इनिशियलाइज कराना है, RM फायरबेस के। अच्छा, इन्होंने फ्यूचर अपडेट में ये करना है कि आप खाली एक कमांड लिखेंगे और ये सारे जो डिपेंडेंसीज है ये इंजेक्ट हो जाएंगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन फिलहाल ये सपोर्टेड नहीं। हाँ नहीं, इसका टूल रखा है, रिएक्ट नेटिव ने इसके लिए रखा है कि जब भी आप रिएक्ट नेटिव की कोई लाइब्रेरी बनाते हैं तो आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट होना चाहते हैं, तो ये, लेकिन इनके सिनेरियो में वो सही काम नहीं कर रहा जहाँ तक इनका कहना है, इसलिए मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया,
सही है ना, क्योंकि हम उसको ट्राई कर सकते थे लेकिन उसको मैंने ट्राई नहीं किया। आप बाय डिफॉल्ट जब भी कोई रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी बनाते हैं ना, मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको एक एंड्रॉइड की लाइब्रेरी बना के भी दिखा दूंगा जावा को आप किस तरीके से कनेक्ट करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप वो जब लाइब्रेरी बना के अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करते हैं ना, तो आप जब रिएक्ट नेटिव लिंक लिख के एंटर करते हैं तो वो आपके जो नेटिव डिपेंडेंसीज होती है ना आपकी लाइब्रेरी के अंदर, उनको उठा के आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर देता है। जो मैंने अभी सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं ना, वो खुद ब खुद कर लेगा। सही है ना, इन्होंने रिकमेंड नहीं किया बस इस वजह से उसको फॉलो नहीं करा, क्योंकि कोई ना कोई इशू फेस हुआ होगा हमें। जी जी बिल्कुल। देखिए डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज वो होती हैं जो ऐसे पैकेजेस हैं जो आपको डेवलपमेंट करते हुए हेल्प कर रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लाइव रीलोड वाली फंक्शनैलिटी या इंस्पेक्शन वाली फंक्शनैलिटी या डीबगिंग के लिए कोई भी आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। सही है ना, इस तरह की जितनी भी लाइब्रेरी है ना वो डिपेंडेंसी उसका आइडिया नहीं। डेविल की, हाँ जी 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 वो डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है। उसको हमने कंपाइल कंपाइल के वो जेएस में कन्वर्ट हो, जब मैं डिप्लॉय करूंगा तो वो मेरी जो डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है वो नहीं होंगी तो डिप्लॉय करने से पहले मुझे वो जो मेरी डिपेंडेंसी है उसको रन करना पड़ेगा ताकि वो कन्वर्ट कर ले कंपाइल। एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा और पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये लाइन बाय लाइन हमें इंपोर्ट करना है जो जो हमें पैकेजेस चाहिए। बेसिकली यहाँ पे इसने जावा की एक एरे क्रिएट की हुई है जिसको ये लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, उसकी ये टाइप है, ये जावा रिलेटेड कहानी है, इसको इतना मसला नहीं है, हमें बस यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड इसको ऐड करते जाना जो जो हमें चाहिए, और स्टोरेज का पैकेज। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब क्लाउड मैसेजिंग ऑप्शनल है। क्लाउड मैसेजिंग आप नोटिफिकेशन और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करोगे, यानी कि पुश नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं, आपने यहाँ से फायरबेस से नोटिफिकेशन लॉन्च किया सब ऐप्स में नोटिफिकेशन, वो उस कहानी के लिए ये करेंगे, तो इसको अभी फिलहाल स्किप कर देते हैं, कोई मसला नहीं। क्योंकि हम नोटिफिकेशन के लिए एक और लाइब्रेरी भी यूज़ करते हैं, वो वन सिग्नल है, वो काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, वो फाइबेस के साथ ही चल रही होती है, लेकिन उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने iOS की सर्टिफिकेशन का जो प्रॉब्लम रहता है ना, अगर किसी ने iOS पे थोड़ा बहुत चेक किया हो पुश नोटिफिकेशन लगाने का सिनेरियो, तो वहाँ मसला ये होता है कि आपको पुश का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर सबके पास जाएगा। आप यानी कि होगा ये, जब आप इसको डिपेंडेंसी को ऐड कर देंगे ना, तो आपकी ऐप खुलते ही आप सब्सक्राइब होगा, आपकी ऐप खुलते ही आप सब्सक्राइब होगा, उसके बाद फिर वो आपको नोटिफिकेशन सेंड करता है। हाँ वो एड्स हैं, वो भी एक अलग कहानी है। इन्होंने यहाँ पे एड्स के लिए भी मैनेजमेंट दी हुई है आपको, ये रहा एड मूव पैकेज था यहाँ पे, ये रहा। सही ना, तो फायरबेस ने एड्स, हाँ वो अलग चीज़ है, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो तो उनके अपने पर्सनल कंपनी की प्रमोशन है ना, वो वहाँ से लॉन्च करते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, वो भी हम करके देख लेंगे, वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा सही है, क्लाउड मैसेजिंग फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये बेसिकली उसी चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नोटिफिकेशंस के लिए। चैट के लिए तो हम सिर्फ डेटाबेस ही यूज़ करेंगे ना, उसमें तो क्लाउड मैसेजिंग का ताल्लुक ही नहीं है, हम तो डेटाबेस में रिकॉर्ड डालेंगे और गेट करेंगे, सिंपल। सही है ना, और ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और ये सब ऑप्शन है। सही है, तो ये हमारा सेटअप हो गया, और ये उम्मीद है कि बिल्ड हो जाएगा क्योंकि इसमें बिल्ड का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, एरर्स काफ़ी हो जाता है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड, डेटा गेट हो गया है, बिल्ड हो चुका है, और उसमें जो है आप क्या करेंगे, एनोनिमस साइन इन कराएंगे। एनोनिमस साइन फाइबेस को ये बताएगा कि ऑथेंटिकेटेड यूजर लॉगिन हुआ है फाइबेस में,
सही है ना, कि जिस सोर्स से फाइबेस को एक्सेस हो रहा है ना वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है। एनोनिमस ये होता है, आप सिर्फ एनोनिमस साइन का मेथड कॉल कर देंगे, वो बैक एंड पे इसको खुद ही साइन इन कर देगा, यूजर नेम पासवर्ड कुछ रिकॉर्ड नहीं। साइन इन का मकसद उनका बेसिकली ये है कि आप ऑथ का जो उनका ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज करवा दें, ताकि जब भी फाइबर से कम्युनिकेशन हो तो हम वहां से जो उस ऑथ के जरिए से कर रहे हैं, ताकि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। सही है ना, वरना तो अगर आप वो ऑथ हटा देंगे तो आपकी फाइबर ओपन एक्सेस होगी। मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ किस तरह ओपन एक्सेस होगी, ताकि क्लियर हो जाए ना ये चीज़, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर लोग यही कर रहे होते हैं, जो न्यू काम करना शुरू होते हैं ना फाइबर पे, वो रूल को डिलीट कर देते हैं। वो बहुत बड़ा मसला बन सकता है अगर आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन में कर रहे हैं। तो मजे से कुछ भी आपके डेटाबेस के साथ लगा हुआ है, आप उसको लाइव अपडेट दे भी रहे होंगे साथ में। ये हो गया, सही है। अच्छा ये आ गई है भाई जो हम बना रहे थे लास्ट टाइम, सही है, नीली पीली है थोड़ी। अब हम इसमें रिकॉर्ड डालते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो। सही इंडेक्स कर रहा है जब तक हम आ जाते हैं फायरबेस के कंसोल पे। सही है ना, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। और ये बोल रहा है डिपेंडेंसी डालने को, ये हम पहले ही कर चुके हैं, अप्लाई प्लगइन वगैरह। सही है ना, ये बेसिकली नेटिव एंड्रॉइड की बात कर रहा है, ये रिएक्ट नेटिव की बात नहीं कर रहा। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप किसी और मसले नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेटिव एंड्रॉइड की बात कर रहा है, इसलिए आप उनकी डॉक्स फॉलो करेंगे। सर्विसेज की फाइल सिर्फ यहाँ से गेट करेंगे। सही है ना, असल में ये भी वही बात कर रहा है, लेकिन इसका वर्जन का जो है ना वो डिफरेंस है, क्योंकि वो कोई और वर्जन यूज कर रहे होंगे और ये कोई और। सही है, इसको फिनिश कर देते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ ऐड होगा। ठीक है ना, अभी आप एक्टिविटी करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि क्या एक्टिविटी है, ये सब चीज़ है। अच्छा अब यहाँ लेफ्ट पैनल पे थोड़ा फोकस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए आपके पास ये ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, स्टोरेज, होस्टिंग, फंक्शंस, टेस्ट लेयर, क्रैश रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस, नोटिफिकेशन, रिमोट कॉन्फ़िग, डायनामिक लिंक, अपनी ऐड, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ऑथेंटिकेशन। जब भी आप कोई ऑथेंटिक अपनी ऐप में कोई ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना है, फॉर एग्जांपल आप गूगल साइन इंप्लीमेंट करना है, गूगल साइन इंप्लीमेंट करना वैसे तो थोड़ा सा टफ टास्क बन जाता है। आपको उनके सर्वर पे जाना होगा, वहाँ एक ऐप क्रिएट करनी होगी, उसकी प्रोजेक्ट आईडी लेनी होगी, फिर उसका एपीआई की लेनी होगी, वो यहाँ मेंशन करनी होगी, वो एक काफ़ी काम है। तो यहाँ इन्होंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताया हुआ है कि आप यहाँ पे सिर्फ गूगल को इनेबल कर दें। आप गूगल साइन का मेथड कॉल करेंगे, गूगल से साइन इन होगा। तो ये ना डायलॉग भी खुलेगा खुद ही, अकाउंट भी सेलेक्ट करेगा, रिस्पॉन्स भी लाएगा, सब करेगा खुद ही। सही है ना, वो उन्होंने इंटीग्रेट किया होता है वैसे। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ साइन इन के ऑप्शन दिए हैं। अभी मैं इसको इनेबल नहीं कर रहा, तो मुझे इसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ जाएगा। सही है ना, वो हम कर लेंगे, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। ईमेल पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन, सिंपल ईमेल और पासवर्ड से आप लॉगिन करवाना चाह रहे हैं, वो आप कर लें। सही है ना, तो साइन अप भी आप फिर ईमेल पासवर्ड से कराएंगे और साइन इन भी ईमेल पासवर्ड से कराएंगे। ऐसे ही गिटहब, ट्विटर, फेसबुक भी हैं, एनोनिमस में इनेबल कर दूंगा। ठीक है ना, ये अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बोल भी रहा है आपको एनोनिमस में ना, इनेबल एनोनिमस गेस्ट अकाउंट्स इन योर एप्लीकेशन विच लेट्स यू इन्फोर्स यूजर स्पेसिफिक सिक्योरिटी एंड फाइल बेस्ड रूल्स विदाउट रिक्वायरिंग क्रेडेंशियल्स फ्रॉम योर यूजर्स। यानी कि आप यूजर से क्रेडेंशियल्स भी नहीं लेंगे और आपका यूजर ऑथेंटिकेट भी हो जाएगा बगैर यूजर नेम पासवर्ड के। अब वो ऑथेंटिकेट कैसे होगा, अब आप देखें, ये आपकी डेटाबेस आ गई जो जहाँ पे हम मेनली काम कर रहे होंगे। इस डेटाबेस में एक मेन नोड है ऊपर, F1 EB1 E1B16 ना, इसका एक URL आ रहा है ऊपर, ये देखिए। ठीक है ना, मैं आपको मैनुअली इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ। फिलहाल एक रिकॉर्ड डालते हैं हम, नेम, यहाँ की वैल्यू पेयर्ड होता है, ये कोई रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, नो एसक्यूएल है। हाँ, तो जेसन बेस्ड काम करती है ये। ठीक है ना, तो आप यहाँ की वैल्यू पेयर्स में अपने डेटा को एंटर कर रहे हो। आप उस वैल्यू के बजाय आप ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं और एक सिंगल वैल्यू भी रख सकते हैं। सही है ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ मैं नेम रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। हो गया, ये एक रिकॉर्ड मेरा डेटाबेस में एंटर हुआ है अभी। ठीक है, ये यूआरएल में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
और यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब मेरे पास पेस्ट करने के बाद क्या है, ये नेम मुझे कॉल करना है, सही है। तो मैं स्लैश नेम कॉल करता हूँ, नेम डॉट जेसॉन। आई थिंक इस तरीके से एक्सेस हो जाएगा। देखें इसने मुझे क्या दिया, ठीक है ना, वो नहीं एक्सेस करने देगा जब तक मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूँ। अब मैं आपको रूल्स दिखाता हूँ जिसको हटाने की हम बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप साइन इन के बगैर फायरबेस यूज करना चाह रहे हैं, आप एनोनिमस भी लगाना नहीं चाह रहे, सही है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है वो ये रूल्स इक्वल्स टू नल कर दें या जो भी कर दें, मर्जी है, ये एक ही बात, सही है। रिमूव कर दें इक्वल्स कर दें, फिलहाल मैं इसको यही करूँगा। आप इसको बोल रहे हैं कि ऑथ अगर नल भी हो तब भी आप सिक्योरिटी बाईपास कर दें, सही है ना। अब इसी यूआरएल को हम रिफ्रेश कर दें, डेटा आ गया, ठीक है ना। अब ये यूआरएल पे आप लॉगिन हो नहीं हो ये आपको डेटा प्रोवाइड करता है, सही है ना। तो किसी को भी सिर्फ ये यूआरएल चाहिए आपका डेटा को एक्सेस करने। हाँ वो स्कीमा उसको खुद से सोचनी पड़ेगी क्या रख दिया आपने, क्योंकि स्लैश लगा के गेट करेगा ना। अगर वो बेस यूआरएल गेट कर ले तब भी सही है, स्कीमा भी मिल जाएगी उसको, ये स्कीमा मिल गई। तो आपके जितने भी नोट्स बने होंगे वो यहाँ आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये सिक्योरिटी बाईपास हो गई, तो ये मसले वाला काम, तो हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको कंट्रोल गेट कर देंगे। अरे कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल है। हाँ हाँ, तो यही ना, देखें ये देखें यहाँ बूलियन चेक हो रहा है, ठीक है ना। इसको आप एज्यूम करें कि ऑथ एक ऑब्जेक्ट है, सही है, और नल जैसे हम किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं नल, ठीक है ना। तो ऑथ वो चेक कर रहा है कि आपका जो ऑथ का ऑब्जेक्ट है वो नल तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस वक्त फॉल्स आएगा। अगर आप यूआरएल से एक्सेस कर रहे हैं फॉल्स आ जाएगा, तो फॉल्स असाइन हो जाएगा, सही है ना। तो आपने यहाँ पे ये लिखा होगा, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू लिखा हुआ होगा ऐसे, सही है ना, ऐसे ट्रू लिखा हुआ होगा। तो उस ट्रू का मतलब ये है कि आप यही जो बूलियन वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो उसका डायरेक्टली स्ट्रेटजी मैसेज कर रहे हो, नहीं ना। तो आप इस तरीके से लिखें, वो लिखें, बात तो यही है कि आपके पास बूलियन ही आएगा यहाँ, सही है ना। अगर आपको फॉल्स कर देंगे एक्सेस ही नहीं होगा, आप ऑथेंटिकेट करें ना करें एक्सेस ही नहीं होगा, सही है ना। ये हो गई थोड़े से रूल्स वाली बात। अब हम इनकी डॉक्स पे वापस आ जाते हैं, सही है ना, क्योंकि गेटिंग स्टार्टेड भी इन्होंने ही लिखा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं यूसेज, ये हमारा डेटाबेस का मॉड्यूल है, सही है। इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा ये दिखाऊं, ये देखें, ये बिल्कुल बेसिक आपको स्टार्ट इनिशियल यूसेज बता रहा है। आप फायरबेस इंपोर्ट करेंगे, सही है। फायरबेस इंपोर्ट करने के बाद आप इस तरह से साइन इन एनोनिमस भी कर लेंगे। एनोनिमस साइन इन हमने इनेबल किया ना अभी, ये वही कर रहा है, यहाँ पे साइन इन करा रहा है। आप सिर्फ ये 3-4 लाइन लिखेंगे आपका साइन इन भी हो जाएगा, सही है। तो ये इजी है बहुत, तो इतना मसला नहीं है। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम फायरबेस की एक क्लास बना के रख लें, ठीक है ना। उसके अंदर से हम फिर उसका एक्सेस क्या करें ताकि हमारे पास जो है ना वो मसले मसाइल कम रहे। ठीक है, ये हमारा मेन ऐप का कंपोनेंट है, ठीक है। इसी के अंदर सबसे पहले फायरबेस को इनिशियलाइज कराएंगे, लेकिन इससे पहले हम उसकी एक क्लास बना देते हैं। एसआरसी में मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप मुझसे भरोसा कर लें कि मैं फोल्डर बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन। कॉमन में मतलब आप अपने जो भी कॉन्स्टेंट्स वगैरह है वो रखते हैं कॉमन, मतलब कोई भी आप फोल्डर रख सकते हैं, मसला नहीं, ठीक है। यहाँ मैं एक सिंपल सी जेएस फाइल बना लेता हूँ, सही है, और उसमें मैं लिख देता हूँ फायरबेस।
ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये आ रहा है डिपेंडेंसी से ना, सही। अब मैं यहाँ रख देता हूँ एक्सपोर्ट क्लास फायरबेस कंटेनर, ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, मैं एक सिंपल सी क्लास बना रहा हूँ, कोई कंपोनेंट एक्सटेंड नहीं कर रहा। इसके कंस्ट्रक्टर में हम सबसे पहले फायरबेस को इनिशियलाइज करा लेते हैं। ये जो हमने फायरबेस यहाँ पे इंपोर्ट किया है ना, इसको ही ऑथ कर लेते हैं, सही है ना। तो हम जैसे क्लास कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ऑथेंटिकेट हो जाएंगे। चलिए, और अच्छा मैंने इसका नाम ही ऐसा रख दिया, आई कैपिटल हो। अब हम आ जाते हैं डेटाबेस पे। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले हम इसको सेट करवा के देखते हैं। पहले हम सेट कॉल करते हैं, फिर हम गेट को देखते हैं, क्योंकि गेट में जो है ना कुछ 3-4 चीज़ें इसके अंदर अलग अलग तरीके से कॉल होती हैं, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक मेथड बनाते हैं गेट पोस्ट, ठीक है, और इसके अंदर हम ये रखते हैं सेव पोस्ट, सही। और इसको हम बोलते हैं कि हम तुम्हें डेटा पास करेंगे यहाँ से, सही, डेटा ऐसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे वो ऐसे। अब हम आ जाते हैं अपने App.js। ये जो हमारा App.js है, इसके अंदर हम फिलहाल क्या करते हैं, कंपोनेंट डेट माउंट में ये लिख देते हैं, ठीक है ना। वो क्लास कंस्ट्रक्ट करा लेते हैं और सेव कॉल करा लेते हैं, ताकि हमें दिख जाए ना कि कोई हमारे ऐप से एक्टिविटी वहाँ पे जा भी रही है, नहीं जा बेसिक हमें एक फंक्शन होता हुआ दिख जाए। फिर हम उसको देखते हैं बटन की इवेंट पे कैसे करेंगे, टेक्स्ट फील्ड से कैसे लाएंगे, वो एक अभी App.js में करा, जो भी मैंने क्लास बनाई थी वो अलग बनाई थी, वो अलग। किस पे ये, हाँ असल में आप थे नहीं तो इसलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमने क्या किया कि हमने अपनी एक ऐप की मेन फाइल बना दी, उसको उन दोनों में इंपोर्ट कर दिया, सही है ना। तो वो दोनों कनेक्टेड हैं यहाँ से। हाँ, इसको एक्सपोर्ट कराएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम रख देते हैं फायरबेस कंटेनर, ये इंपोर्ट भी हो गया खुद ही, सही है। और इसको हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अच्छा, हमें इसको लेट में रखना होगा, लेट ठीक है, और फायरबेस डॉट सेव पोस्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम पास कर देते हैं टाइटल टेस्ट, ठीक है, ABC हेलो, इसको सेव कर देते हैं। ये मुझे पता है, ये इसने मसला कर दिया है। असल में इसने फायरबेस का जो इनिशियल स्टेप है ना, वो यहाँ पे दिखाया नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले जब इसको इंटीग्रेट कर चुका हूँ ना, तो मैंने देखा था ये यूसेज और ये फायरबेस और यूसेज कॉन्फ़िगर ऐप इंस्टेंस, इसने एक जगह पे जो है वो
बिल्कुल इनिशियलाइजेशन जो है ना वो की हुई है स्टार्ट से। कॉन्फ़िगरिंग गाइडलाइंस, इनिशियल सेटअप, एंड्रॉयड, आईओएस, उसके बाद यार इसने इनिशियल सेटअप कहाँ दिया हुआ है यार? ये मेरे ख्याल से यही है। DF नेटिव फाइरबेस डिफ़ॉल्ट है, आप रख लेंगे और फिर ऐप से आप इसको इनिशियलाइज ये है ये कौन सी अच्छा मैंने प्रेजेंटेशंस की भी डॉक्यूमेंटेशन अभी जो है ना वो इनेबल नहीं की हुई है। काफ़ी मसला सही है। ये इन्होंने फाइरबेस लिया और फाइरबेस रीडिंग डेटा ये चीज़ ये आखिरी में जो है ना वो मेंशन की थी। ये आप कंस्ट्रक्ट इस तरीके से कराना पड़ेगा आर एन फाइरबेस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन से। और जो मैं आपको रेजिस्टेंस बोल रहा था ना वही है, सही है ना। तो इन्होंने इसको ट्रू करके इसको इनिशियलाइज कराया। किसका? अच्छा ये बेसिकली क्या करेगा, आप अभी फॉर एग्जांपल अभी तो हम फाइरबेस से भी कनेक्ट नहीं हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम कनेक्ट हो जाएंगे ना तो फाइरबेस से जो भी हम डेटा को गेट करके लेके आ रहे होंगे ना वो उसको डायरेक्टली लोकल में स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे जो भी अपडेट होगी वो हमारे लोकल में भी स्टोर होता जा रहा होगा कंटिन्यूसली। जैसे ही हम इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होंगे ना तो जब हम ऐप खोलेंगे तो हमारे पास लोकल डेटा से उठा के ला रहा होगा, फिर सिंक कर देगा वो। सही है ना। हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन जब वो कनेक्ट होगा फिर वो सिंक कर देगा। अब एडिट की सूरत में वो क्या ओवरराइड करेगा क्या नहीं करेगा वो एक अलग टॉपिक। सही है ना, क्योंकि उसमें फिर आपने आके डिलीट कर दिया, बंदे ने ऐड कर दिया, तो वो एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है, लेकिन इस तरीके से काम करता है। ये मैंने इंपोर्ट कर ली, सही है ना। आर एन फायरबेस, यहाँ से फायरबेस को रिप्लेस कर। अब ये मेरा लोकल वेरिएबल फायरबेस, ठीक है। इसको मैं ग्लोबल रख देता हूँ क्योंकि मुझे नीचे वाले मेथड में भी यूज़ करना होगा। ठीक है, फायरबेस और यहाँ पे दिस डॉट फायरबेस, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्ट हो गया। उसके बाद ये दिस डॉट फायरबेस ऑथ, ठीक है, और दिस डॉट फायरबेस डेटाबेस, सही है। सही, अब हम आते हैं यहाँ पे अपनी डेटाबेस में। इंसर्ट तो नहीं हुआ, इंसर्ट तो नहीं हुआ। फायरबेस कंटेनर डॉट डेटाबेस रेफरेंस और सेट, इंसर्ट नहीं हुआ। अच्छा एक मिनट, अब लॉग चेक कर लेते हैं। इसने लॉग में यूज़र नेम भी प्रिंट कराया है। लॉग्स चेक करने के लिए ये कंसोल में एक प्लगइन है, ठीक है। कोई एरर जनरेट हुआ है यहाँ पे। अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन ID 0, इनिशियलाइजिंग रेट्स, ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये क्या है। इसके साथ हम की लगा देते हैं। ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। और सिमुलेटर पे आके
ट्रू, एनोनिमस साइन इन तो हो गया हमारा, ट्रू आ रहा है हमारे पास वहाँ से। ये काम नहीं कर रहा। अब ये क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट कराया, कंस्ट्रक्ट करा के कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस पास किए, और कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस के बाद हमने ऑथ कराया, ऑथ के बाद हमने डेटाबेस कॉल किया, और डेटाबेस के रेफरेंस पे हमने सेट कराया, और इससे कुछ नहीं आया। हाँ, ये असल में एग्जीक्यूट हो जाए ना, फिर मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाऊंगा सारा ये चल क्या रहा है। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम इससे उसकी डेटाबेस का इंस्टेंस कॉल कर रहे हैं, सही है ना। रेफरेंस हम उसको बता रहे हैं कि किस पाथ पे आपको डेटा को प्लेस करना है। हमने रेफरेंस स्लैश यानी कि सॉरी रेफरेंस हमने लिखा है पोस्ट स्लैश 1234 ना, तो पोस्ट स्लैश 1234 का फायरबेस के अंदर मतलब ये पिछली बार पता नहीं क्यों नहीं आई थी, ठीक है। तो ये देखिए इसने क्या करा, पोस्ट स्लैश 1234 स्लैश एबीसी और स्लैश यानी कि 1234 स्लैश एबीसी या फिर स्लैश सही है ना। एग्जैक्टली जितना आप स्लैश लगाते जाएंगे ना उतना आपके चार्ट बनते जाएंगे, सही है ना। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, मैंने जब इसको पहली दूसरी बार इम्प्लीमेंट किया था फायरबेस को, तो बेसिकली एक कंपटीशन था, वो उसके अंदर जो है वो चैट बना ली, वो भी 1-1.5 घंटे में एंड्रॉयड नेटिव पे ना। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जावा की क्लासेस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जावा की क्लासेस का स्ट्रक्चर, ठीक है। और उन क्लासेस वो जावा का जो उनका एसडीके है बेसिकली एंड्रॉयड का, उसमें ये है कि आप जावा की क्लास को कंस्ट्रक्ट करा के उसके में वैल्यू सेट करके उसको फायरबेस में पास करेंगे ना, तो वो उसको एज अ नोड यहाँ पे अपडेट कर देगा, यानी कि जो वेरिएबल नेम्स होंगे वो यहाँ प्रॉपर्टीज बन जाएंगे इस क्लास की, वो रिफ्लेक्शन से दिया हुआ उन्होंने। खैर, तो उसमें डेटाबेस बिल्कुल क्लीन था, और जब पहली बार चैट ऐप इनिशियलाइज की उसी वक्त सारा स्ट्रक्चर बन गया। तो सबसे अच्छी चीज के अंदर ये है कि आप स्ट्रक्चर यहाँ से डिस्ट्रॉय भी करते हैं वो दोबारा बना दें, सही है ना, क्योंकि जब भी आप इंसर्ट करने जाएंगे तो वो चेक करेगा नोड एग्जिस्ट करती है या आप न्यू क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप न्यू क्रिएट, अगर आपने कोई ऐसा रेफरेंस पास किया जो नोड एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एग्जांपल अगर इसको पोस्ट स्लैश 1234 पास किया तो ये एग्जिस्ट तो नहीं करती थी। अगर हम नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो वहाँ अगर हम किसी ऐसा टेबल मेंशन करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें सीधा सीधा एरर आ जाएगा, सही है ना, उसमें कोई शक करने वाली बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है, उसमें प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर भी है, ये फील्ड में आपकी वो फिक्स है, इसमें अगर आप हाँ ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल एक यूजर्स की नोड बना दी, आप एक यूजर के अंदर प्रोफाइल इमेज भी रख रहे हैं, एक में नहीं रख रहे, आपकी मर्जी। डायनेमिक है, फुली डायनेमिक है, सही है ना। और गेट करने पे आपके पास कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी, आपको नल मिलेगा कि वहाँ वैल्यू नहीं। ये गलत नहीं है, मतलब जैसे मान लीजिए कि गूगल मीट जब भी डेटा गलत डाल दो तो ये ऐड हो जाएगा। अच्छा एडवांटेज है, एडवांटेज ये आप यहाँ पे काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हैं। अगर आप रिलेशनल डेटाबेस के हिसाब से इसको सोचें तो यहाँ काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हैं। सिनेरियो भी फेस करते हैं। हाँ, के किस तरह का यही ना कि आप पूरी इंटरप्राइज एप्लीकेशन फायरबेस प्योरली फायरबेस पे नहीं लिख सकते। प्योरली मेरा ट्रांजैक्शन बेस्ड काम हो रहा है, तो मैं रजिस्टर पे जाऊंगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब जैसे आपके अकाउंट चल रहे हैं, आपको कोई बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, तो आप पूरा फायरबेस पे उठा के ही रख देंगे, लग ही नहीं सकते ना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ रिलेशन नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है, आपको यहाँ डुप्लीकेशन करनी पड़ती है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे चैट ऐप की मैं बात कर रहा था, चैट ऐप का अगर आप यहाँ आर्किटेक्चर अगर दिमाग में सोचते हैं तो किस तरह बनेगा। एक यूजर्स की नोड होगी जहाँ पे यूजर्स की लिस्ट आप बना रहे हो, ठीक है, और एक कन्वर्सेशन की नोड होगी जहाँ पे पर यूजर कन्वर्सेशन पड़ी हुई होगी, यानी कि 2 बंदों की कन्वर्सेशन पड़ी हुई है, सही है ना। अब आपने इनके साथ अगर चैट स्टार्ट की तो आपकी कन्वर्सेशन नोड के अंदर भी कन्वर्सेशन की आईडी मुझे प्लेस करनी पड़ेगी, और इनके अंदर भी मुझे वो आईडी प्लेस करनी पड़ेगी। तो हाँ, उसको आप की बोल सकते हैं, लेकिन वो यहाँ की नहीं होता, वो बस यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू है, सही है ना। तो उसमें मसला यही है ना कि आपको डुप्लीकेट करना पड़ रहा है बार बार। हम अगर कहीं और किसी और उसमें होते तो हम क्या करते, हम सिंपल फॉरेन की लगा देते वहाँ पे, तो उसके साथ कनेक्ट हो जाता, हम जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते तो उसके साथ फॉरेन की इंसर्ट हो जाती,
सही है ना। तो हम रिलेशन वहाँ पे फिर जॉइन वॉइन लगा के उसको आराम से गेट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर गेट करने में भी जो है ना आपको थोड़ा सा ट्रिक सोचना पड़ेगा। तो यहाँ स्कीमा आपको ना पहले सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का रखना है। आप यहाँ फुल रिलेशनल डेटाबेस के आप स्कीमा रख नहीं सकते, आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये आर्किटेक्चर ही डिफरेंट है ना, बिल्कुल उनका स्टोर का मैकेनिज्म ही डिफरेंट है। अच्छा, अब हमने स्टोर तो करा लिया, ठीक है ना। पहली बार में क्यों नहीं हुआ था वो एक अलग सिनेरियो, पता नहीं क्यों नहीं हुआ था। हो गया और थोड़ा डिले रहता है। हाँ, शायद अपडेट करने में इसने थोड़ा सा डिले किया। तो हम जो है ना अब देख रहे थे गेट किस तरह होता है। अब यहाँ गेट में सबसे अच्छी चीज ये है फाइवेस में आपके पास, जिस वजह से सबसे ज्यादा ये मशहूरी इस वजह से कि ये रियल टाइम है, ठीक है ना। आप रिकॉर्ड ऐड करेंगे सब जगह अपडेट हो जाएगा, आपको गेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये ना आप सॉकेट से कनेक्टेड होते हैं। तो ये देख लेते हैं हम किस तरीके से होता है, सही है ना। अच्छा, गेट करने के लिए पहले मैं इसकी डॉक्स पे आ जाऊँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना मैंने किस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट किया है, रेफरेंस दिया। डॉक्स आपने कभी फाइल्स की है, नेटिव फाइल। हाँ, ये स्पेसिफिक प्लगइन की है, क्योंकि उसने जब प्लगइन लिखा होगा तो उसने अपने कुछ कस्टमाइजेशन लिखी होंगी, पॉसिबिलिटी है, सही है ना। क्योंकि प्योरली फायरबेस की तो वो एसडीके यूज कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसने एक लेयर लिखी है जावास्क्रिप्ट की, तो वो जो लेयर जावास्क्रिप्ट की लिखी है उसके मेथड हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो, तो हम फायरबेस की डॉक्स फॉलो करें फिर हम सर मार रहे हो कि नहीं चल रहा, उससे अच्छा ये इसको ही फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, वरना फिर वो ये सिनेरियो कि आप रिएक्ट नेटिव के लिए फाइल्स खुद से लिखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसमें चीजें अगर आप वही वाली खुद से करना असल में होता ही, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वन सिग्नल है ना, अगर आप वन सिग्नल के पास जाएंगे ना, वन सिग्नल आप सर्च करें, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ अगर टाइम मिला तो उसमें क्या होगा, आप उसकी डॉक्स में जाएंगे ना, आप रिएक्ट नेटिव पे क्लिक करेंगे, आपको उसकी गिटहब की रिपोजिटरी पे लेके चले जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने ऑफिशियल डॉक्स के साथ इसको मर्ज कर देते हैं। जब वो देखते हैं ना कि यार एक बंदा इतनी डेवलपमेंट कर चुका है ऑलरेडी, हम क्यों करें, सही है ना, क्योंकि ओपन सोर्स कम्युनिटी है ना। तो यही है कि वो फिर उस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन जो भी ज्यादा कर रहा था तो उसको अपने इंक्लूड कर देंगे, सही है ना। तो एट द एंड होगा यही, अगर ये लाइब्रेरी प्रॉपर तरीके से चलती रही, मेंटेन होती रही, तो इसके भी डॉक्स फायरबेस के साथ बन जाए। फिर जो रिएक्ट नेटिव फायरबेस है वो आपको फायरबेस के ऑफिशियल डॉक्स से ही मिलना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं है क्योंकि अभी तो उन्होंने खुद बनाई हुई है, सही है। तो अभी यहीं से गुजारा कर। अच्छा, अब रीडिंग में आ जाते हैं, रीडिंग डेटा। भाई डेटाबेस पे सही रीड करना है। अच्छा, ये देखिए इसने एक सैंपल कंपोनेंट बनाया है और इसके अंदर ये हमें रीड करके और राइट करके बता रहा है किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब देखें ये हो रहा है रीड ऑन वैल्यू। अच्छा, अब ऑन वैल्यू और चाइल्ड कुछ इस तरीके के इवेंट हैं यहाँ, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। इसने जो अभी लिसनर लगाया ना यहाँ पे, वो किस तरीके से लगाया पहले आप देखें। हम इंसर्ट करने के लिए क्या यूज कर रहे थे, डेटाबेस डॉट रेफरेंस, उसमें पाथ कि हमें कहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना है। फिर हमने तो उसके अंदर जब डेटा पास किया तो उसने उसका भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया अंदर। ये तो सिंपल है ना, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसको यहाँ से भी एक्सेस करूँ, अच्छा अभी तो होगा नहीं, मैंने ऑथ ऑन कर दिए, तो आपको यही स्ट्रक्चर दिखता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। बल्कि यार दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को ना जेसन वाले स्टाइल में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये थोड़ा अलग तरीके से दिखा रहा है, मज़ा नहीं आएगा, वरना क्लियर नहीं होगा ना तो फिर बेकार है, मज़ा नहीं। इसको फिलहाल इक्वल्स कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए पोस्ट, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4, सही है, और उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट जाके प्लेस हो गया, सही है ना। अब हम रीड भी इसी पाथ से करेंगे, ठीक है। अगर हमें रीड करना है फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एबीसी और टाइटल को, यानी कि हम चाह रहे हैं 1 2 3 4 के अंदर जो भी डेटा रखा है वो हम रीड करते रहें, तो हम 1 2 3 4 तक उसको पाथ देंगे। तो ये अगर हम चाह रहे हैं हम सिर्फ एबीसी को रीड करते रहें, तो हम 1 2 3 4 स्लैश एबीसी तक उसको पाथ देंगे। ये क्लियर है, सही है ना। तो अगर अभी आप देखें तो ये देखें यहाँ पे इसने 1 2 3 4 तक का पाथ दिया है, तो हम पूरे ब्लॉक को रीड करें, यानी कि एबीसी
और टाइडल दोनों उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं गेट करने। अच्छा, गेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गेट फायरबेस रख देता हूँ और इसमें रिटर्न करा देता हूँ फायरबेस जो ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे फिर वहाँ पे लिस्टर भी अटैच करना होगा। अगर मैं लिस्टर यहाँ पे अटैच करने के लिए उसको पास करूँगा तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कॉल बैक्स पास हो रहे होंगे, तो कॉल बैक के अंदर कॉल बैक चलेगा, फिर एक मसला हो जाए। तो मैं फिलहाल डायरेक्ट जो डेटाबेस का जो फायरबेस का रेफरेंस है वो यहाँ से एक मेथड से गेट कर लूँगा, फिर बाकी का हम बाहर ही कर लेंगे क्लास। सही है ना? अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये मेन नेविगेटर हटा देता हूँ, ठीक है ना, डिलीट कर देते हैं इसको, फिलहाल लगा लेंगे बाद में, कोई मसला नहीं है। टेक्स्ट ये आज इस तरह ही बातें नहीं कर रहा, आज इसको सब मसला क्या है। अच्छा, यहाँ हम रख देते हैं एक स्टेट का वेरिएबल डॉट डेटा, ठीक है, और एक स्टेट बना लेते हैं यहाँ। स्टेट तो याद ही होगी आप लोगों को, सही है ना, कि जो भी हमारा रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, जो भी हम कंपोनेंट की यूआई में कंटिन्यूसली चेंज कर रहे होंगे वो हम स्टेट में मेंटेन करके रखेंगे, सही है ना। और यहाँ मैं रख देता हूँ माई डेटा, क्या कंपोनेंट, हाँ स्टेट आती है कंपोनेंट लेवल पे ही है, सही है ना। इसको मैं फिलहाल एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख दूँ, या नल भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, मेरा माई डेटा। अब देखिए गेट करने के लिए इसने बोला क्या, इसने बोला आप पाथ दो, याद रखना उसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा एक वेरिएबल, सही है। उस रेफरेंस पे आप एक ऑन का मेथड कॉल करोगे, उसमें पहले पैरामीटर में आप वैल्यू और दूसरे पैरामीटर में आप एक मेथड का रेफरेंस पास करोगे। ये मेथड का रेफरेंस पास हो रहा है, जो मेथड बना हुआ है ये देखिए, हाँ मैं अभी सब समझाता हूँ, मैं इसी वजह उस पर नहीं आ रहा, मैं बोला मैंने मेरिट का सिग्नेचर समझा, सही है ना। अब ये कर क्या रहा है, देखें, जब आपने ऐसा कोई रिकॉर्ड गेट करना है जो आप सिर्फ एक बार, आप यानी कि मैंने आपको इससे भी बताया कि ये रियल टाइम, आप रिकॉर्ड ऐड करेंगे आपको अपडेट दे रहा होगा, सही है ना। कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो आप चाह रहे हैं कि आपने सिर्फ एक बार गेट करके रख लिया, आपको अपडेट नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आपने एक बार नाम गेट करके रख लिया ऐप का, तो आपको दोबारा क्यों चाहिए होगा, हर बार कोई ना आप नाम चेंज करते रहेंगे, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, एक बार आपने गेट कर लिया, आपको तो दोबारा नहीं चाहिए होगा। हाँ, अगर आप मैसेज की बात करते हैं, चैट मैसेज का रीड करा है, तो वहाँ आपको रियल टाइम चाहिए, मैसेज ऐड होता है आपको चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें आप फिर यूज करेंगे वैल्यू या फिर चाइल्ड। अब वैल्यू या चाइल्ड में आपको समझा रहा हूं, जब आप ऑन कॉल करते हैं ना, तो ऑन क्या करता है, ऑन एक इवेंट अटैच करता है फायरबेस के इस रेफरेंस के साथ, यानी कि जो रेफरेंस है ना इसको उठाता है और इसके साथ एक इवेंट अटैच करता है। इवेंट जैसे हम कोई क्लिक इवेंट लगाते हैं, तो क्या करते हैं, उसके लिए एक फंक्शन पास करते हैं और उसमें अपना कोड लिख देते हैं, सेम एग्जैक्ट इवेंट वही ये वो है। फॉर एग्जाम्पल आप समझे ये हम क्लिक इवेंट लिख रहे हैं, इसमें एक फंक्शन पास करें, सही है ना। फर्क इतना है कि जब आपके डेटाबेस के उस नोड के ऊपर चेंज आएगा ना, तो आपका ये फंक्शन ये कॉल कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका इवेंट फाइंड हुआ, ये आपके फंक्शन का रेफरेंस लेके अपने पास रख लेता है। जैसे ही डेटाबेस में कोई अपडेट आएगी ना, कोई अपडेट आएगी, तो वो आपको इस फंक्शन के अंदर नोटिफाई कर देगा, यानी कि ये कंसोल डॉट टॉक जो दिखा रहा है ना, ये प्रिंट हो जाएगा। जब भी आप ये डेटा को चेंज करेंगे ये प्रिंट होगा, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। जब डेटा चेंज होगा तो ये अपडेट होगा, ये अपडेट होगा, जो रियल टाइम में डेटा नया वाला है वो उसके बाद वो इसके बाद आ जाएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा स्नैपशॉट,
स्नैपशॉट, तो आप स्नैपशॉट डॉट वैल करके इसको गेट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है ऑन वैल्यू। ऑन तो आप समझ गए, एक सिंपल सा मेथड रखा है उसने जो इवेंट अटैच करने के लिए वो यूज करना है। अब वैल्यू क्या चाहिए, सही है ना, वैल्यू है आप, अब देखें वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू बोलेगा मैं वॉच करूंगा इस पूरे नोड को। आपने अगर टाइटल में चेंज किया तब भी आपको अपडेट देगा, आपने अगर एबीसी में चेंज किया तब भी आपको अपडेट देगा, आपने एक्स वाई जेड के नाम की प्रॉपर्टी ऐड की तब भी आपको अपडेट देगा, और पूरा ऑब्जेक्ट लाके देगा आपको वैल्यू। ठीक है। एक होता है चाइल्ड, सही है। चाइल्ड क्या करता है, आपने एबीसी में चेंज किया आपको अपडेट नहीं देगा, पहली बार जो उसने आपको अपडेट दी वो उसने दे दी, आपने एबीसी में चेंज किया आपको अपडेट नहीं देगा। आपने हेलो वर्ल्ड एक ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने हेलो और वर्ल्ड एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी, आपको अपडेट मिलेगा। तो चाइल्ड ऐड हो, तो चाइल्ड उसके नाम से, सही है ना। मतलब ये कि एग्जिस्टिंग चाइल्ड की वैल्यू चेंज हो जाए तो अपडेट नहीं करेगा, चाइल्ड ऐड होगा, अपडेट करेगा, सही है ना। ये तो मैं खाना गया हुआ नहीं ना, ये भी सिनेरियो पे ना, अब हम चैट पे काम कर रहे हैं, हम अगर चैट पे काम कर रहे हैं, जब भी कोई मैसेज होगा वो पूरी लिस्ट उठा के देगा, हर दफा फिर मसला आ जाएगा, समझ ना, फिर आपको एरे क्लीन फिर रीबिल्ड करनी होगी, तो ये एक मतलब है, ठीक है ना। और एक है वंस, वंस आपने एक बार कॉल किया आपको एक बार रिस्पॉन्स ला के देगा था, सही है ना। वंस भी इवेंट, हाँ वंस भी इवेंट, ठीक है ना। वो भी वैल्यू चाइल्ड को भी देगा। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं नहीं, हाँ बस ऑलमोस्ट, बस समझो थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेंगे, घर पे ही आता हूँ मैं, घर पे ही आता हूँ, मैं घर पे ही आता हूँ, ठीक है ना। तो वंस सिंगल फाइल होगा, और ये जो इवेंट्स है यानी कि वंस बेसिकली, मैं, हाँ आप बेसिकली इवेंट बोल रहे थे उसे, वंस भी इवेंट ही है, लेकिन वो एक मेथड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, वंस होगा यार, एक तो यार इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो इतनी ऊपर नीचे बनाई हुई है ना कि मसला हो रहा है। वंस, हाँ उनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन आप देखेंगे ना बहुत जबरदस्त है, अच्छी है। ये रहा ऑन और वंस, ये ऐसे बताया मैंने आपको, सही है ना। तो वंस एक मेथड है, ठीक है ना। ऑन के अंदर आप इवेंट में वंस लिख देंगे तो काम नहीं करेगा, वंस अलग से मेथड है, वो ठीक है। तो है, लेकिन जो वो जैसे ऑन है उसके लिए हम वैल्यू चाइल्ड है, इसी तरह वंस में डायरेक्ट फंक्शन पास करें, वंस में डायरेक्ट फंक्शन पास, क्योंकि रेफरेंस है ना, वंस फंक्शन रिस्पॉन्स आ गया खत्म, इवेंट नहीं है ना, क्योंकि वंस में एक ही बार रिकॉर्ड आना है, उसके बाद आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि वो लिसनर अटैच करता है, सही है ना, यानी कि आप जो इवेंट बना रहे हैं उसके ऊपर वो आपका फंक्शन अटैच कर देगा, जब भी अपडेट होगा वो आपको फंक्शन को कॉल करेगा। अब फंक्शन में आप क्या अपडेट करा रहे होंगे, स्टेट अपडेट करा रहे होंगे, ठीक है ना, अभी अपडेट भी करवा लेते हैं, बल्कि करा ही लेते हैं साथ में ना, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, एक दो एरर शो होंगे तो फिर आपको दिख भी जाएगा कि मसला क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑन डेटा, सही है, और इसके अंदर हम इक्वल्स टू में स्नैपशॉट ले लेते हैं, लोगों के पास बैलेंस नहीं होता मिस कॉल में। अच्छा सही है, ये मेरा आपका कॉल हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसको एरो फंक्शन की स्टाइल में इसलिए लिखा, मैंने आपको बताया था ना कि वो दिस का प्रॉब्लम आया, सही है ना, तो यहाँ पे दिस का हमारा मसला सेट रहेगा, ठीक है ना। ये भी समझा दूंगा दोबारा से, कोई मसला नहीं। अच्छा, अभी हम यहाँ से ये कर, 6 का सेट हाँ ये 6 का, क्लास के बाहर आप कर रहे हो तो इसकी कंप्लीट नहीं है। नहीं मैं क्लास के अंदर ही हूँ, अभी मैं क्लास के अंदर ही हूँ ना, कंपोनेंट की क्लास उसके अंदर, हाँ एरो फंक्शन, कौन है ये मिस कॉल वाला,
अजीब आवाज मेरे खैर। अच्छा अब हम यहाँ पे लेते हैं डॉट डेटाबेस डॉट रेफरेंस, वही सही है ना। अब इसके ऊपर लगा देंगे हम ऑन, ठीक है। ऑन में पास कर देंगे हम इवेंट वैल्यू कॉमा हमारा फंक्शन कॉल बैक, जिसे हमें उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कॉल बैक बोलते हैं, सही है ना। तो दिस डॉट ऑन डेटा, गोल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि रेफरेंस हो रहा है ना। हेलो, बस 5-10 मिनट और लगेंगे। पंचर वाला बैठा हुआ है, कौन सी चलेंगी? चलो मैं कॉल करता हूँ। ओके ओके, नो ऑन डेटा हमारा कॉल हो जाएगा। मैं कंसोल लॉग कराता हूँ फिलहाल, या बल्कि स्टेट अपडेट करा देता हूँ। हाँ सही, स्टेट अपडेट करा देता हूँ, बेहतरीन हो जाएगा। दिस डॉट सेट स्टेट, जी जनाब। हेलो यार, बारह लोग हैं, उनका कोई इलाज नहीं। और यहाँ पे माई डेटा में स्नैपशॉट डॉट वेल, ठीक है ना। ऐसे स्नैपशॉट जो है ना, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है, कीज होती हैं, रेफरेंस के वेरिएबल्स होते हैं, कुछ और चीज़ें भी होती हैं। अभी मुझे एक्चुअली नहीं याद कि क्या होती हैं, लेकिन होती हैं। उसको कंसोल डॉट लॉग में जब लिखेंगे ना, आपको पूरी प्रॉपर्टी शो कर देगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंदर है, सही है ना। वैल में से आपको स्पेसिफिक वो वैल्यू मिल जाएगी, जो हमारी ABC और वो है ना टाइटल जो है वो हमें मिल जाएगा यहाँ, और वो हमारे माई डेटा में सेट हो जाएगा। ये स्नैपशॉट जो है सर जी पूरे डेटाबेस का मतलब एक पिक्चर को ले लेता है, आपके पास से ले लेता है। ऐसे ही रिएक्शन कौन सा? स्नैपशॉट सर जी पूरे डेटाबेस का एक पिक्चर ले लेगा। हाँ, वो हमें यहाँ पास कर देगा, वो हमें यहाँ पास कर देगा। अच्छा ये एरर क्या बोल रहा है? Objects are not valid as a React child. Found object with keys. If you want a render function. ये क्या बोल रही है? ये आज जो है ना, इसने कुछ अजीबो गरीब हरकतें कर दी। मिसिंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट। React Native implementation। एक काम करते हैं, हम इसको कंसोल में चेक करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे ख्याल से इसने जो हमने जब Firebase इंस्टॉल किया उसके बाद इसने React Native का कोई और डुप्लीकेट वर्जन भी इंस्टॉल कर दिया, जिस वजह से वो व्यूज को गेट नहीं कर पा रहा कि वो उठाना कहाँ से भाई। मसला ये अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं, सही है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन होता है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अब इसको जो है वो कंसोल डॉट लॉग करा, फिलहाल स्टेट को कमेंट आउट करते हैं क्योंकि अपडेट की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, और स्नैपशॉट डॉट वेल कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब यहाँ ये रहे टाइटल और ABC, सही है। अब मैं वहाँ पे चेंज करता हूँ और आप यहाँ पे अफेक्ट देखिएगा। ये देखिए, ये इसको रखते हैं ऊपर, ये ठीक है ना। आपके पास रियल टाइम अपडेट आ रही है। आप यहाँ पे दे दें XYZ, ये रहे। जब जब आपके वहाँ पे चेंजेस आएंगी तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। हम इस तरह से चेंज नहीं कर रहे होंगे, तो ऐप से ही इंसर्ट कर रहे होंगे, तो ऐप से इंसर्ट करेंगे यहाँ अपडेट आएगी। जितने भी लोग कनेक्ट होंगे सबके पास आ रही होगी, तो हमारा डेटाबेस रियल टाइम कनेक्ट हो गया। साइनिंग भी हो गया, एनोनिमस हुआ लेकिन वो तो सही, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, 7 भी बज गए और वो भाई साहब पता नहीं है जी। हाँ मोस्टली
दो तरीके हैं, एक तो पोलिंग से भी कर सकते हैं, सॉकेट से भी कर सकते हैं। पोलिंग करेंगे तो लो परफॉर्मेंस का मसला रहेगा, सर्वर पे लोड का मसला रहेगा, डिवाइस पे लोड का मसला रहेगा। पोलिंग होती क्या है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट है। डेटाबेस में एमडी व्यवहार करना किया उसके लिए इस तरीके का हो सकता है। चैट बनाने के लिए, हाँ चैट के लिए तो ये बहुत यूज होता है। मैंने तो खुद कितनी बार बनाई है इसको, बहुत इजीली बन जाती है इसके ऊपर चैट। मतलब आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा बन जाएगा। तो फिर ई कॉमर्स कौन बनाएगा? एक फैसला कर लिया, अगर चैट चैट बना के तो फिर मैं बना लेता हूँ। तो पढ़ लिया किसी भी अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो इम्प्लीमेंटेशन ही तो करवा रहा हूँ मैं, इम्प्लीमेंटेशन भी करवा रहा था कि ई कॉमर्स ऐप बना लेंगे, उसमें आ जाए उसमें कर ले। उसके आगे एक मॉड्यूल क्या चैट इतना लंबा नहीं जाएंगे, कस्टमर मतलब के साथ जोड़ने वाला यूजर आता है आपके पास उससे हाँ चैट कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। असल में देखिए मैंने यही बताया ना, आप जब थे नहीं, मसला ये है कि इस प्लेस पे ना मेरे पास कुछ लिमिटेशन है कि मेरे पास ना अभी 5 संडे और हैं। अब मैं 5 संडे में कितना करवा लूँ, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अभी भी आपके सामने ही मैंने 5 इसी वजह से स्टार्ट करा दिया, वरना मैं चाह रहा था मैं यूआई पे ही आपको जो है वो अभी और 1-2 सेशन निकाल सकता, लेकिन मैंने कहा कि यूआई आप सीख चुके हैं तो वो आप खुद ही बना लेंगे। टेढ़ी मेढ़ी यूआई भी हम बना लें, मसला नहीं है, चलेगा, क्योंकि हमें कोई क्लाइंट को डिलीवर नहीं करनी है, हमें सीखने के पर्पज से बनाएंगे। तो फंक्शनल चीज़ें ज़्यादा कवर हो जाए, अच्छा ये यूआई तो होती ही रहती है, तो आप देख भी लेंगे ना। आपने एक प्ले स्टोर पर ऐप खोली, उसका इसका यूआई देख लिया, आप बनाना शुरू करेंगे, 2 मसले आएंगे, आप बना लेंगे, मसला नहीं है। लेकिन फंक्शनल चीज़ होती है ना, ये इंटीग्रेशन कॉल कराना, ये आइडिया नहीं होता बंदे को, तो ये कंप्लीट होनी चाहिए। तो जितना मोस्टली पॉसिबल होगा मैं कवर करवाऊँगा, और फिर बाकी जो रह जाएगा, फिर अगर वो ये इनने कहा भी है कि अगर कोई प्लेस होती है तो हम देखेंगे, हाँ फिर करते हैं उसको भी, तो फिर वो भी कर लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में हम स्टोरेज भी कर लेंगे, ठीक है ना। फाइल कैसे अपलोड करनी है, गैलरी से इमेज कैसे सेलेक्ट करा के अपलोड करनी है, ये भी कर लेंगे। उसका भी प्लगइन है वो इंस्टॉल कर लेंगे, कैमरे कैसे कैप्चर होता है वो भी देख लेंगे। आसान है ये चीज़ें, इतनी मुश्किल नहीं है। तो वो करके फिर हम स्टोरेज में सेव करके उसको डेटाबेस में उसका रेफरेंस भी स्टोर कर लेंगे। फिर हम आ जाएंगे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ये कैटेगरी प्रोडक्ट है ना, वो बना के फिर हो जाएगा मेरे ख्याल से। 5 सेशन बहुत है इसका, बहुत हो जाएगा। तो इसको मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, कोड में कमिट कर दूंगा।